नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिजनेस पर्सन की इनकम टैक्स रिटर्न भरना देखेंगे जिसे हम ITR 4 कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आप यदि स्मॉल या मीडियम साइज़ का आपका बिजनेस है तो यहाँ पर आप इनकम टैक्स रिटर्न सेल्फ से ही फिल कर सकते हैं। यदि आप बुक्स एंड अकाउंट को मेंटेन नहीं करते हैं तो बहुत आसानी से आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो बिजनेस के लिए फिल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको आना होगा पोर्टल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पर लॉगिन का बटन दिखाई दे जाएगा। यदि आपका आईडी पासवर्ड नहीं बना है, पहली बार आप इस इनकम टैक्स रिटर्न को फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको रजिस्टर बटन दिखाई देगी। इस पर क्लिक करके आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन की एक सेपरेट प्रोसेस है, उसे आप लोग देखेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आपका यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पर आकर के आपको लॉगिन करना है और आगे की प्रोसेस देखनी है। दोस्तों यहाँ पर लॉगिन करेंगे, आपके पैन नंबर या आधार नंबर को फिल करेंगे। पैन नंबर फिल करते ही नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन जो है, जो अभी हाइड था, वो यहाँ पर आपको एबल हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और जो भी पासवर्ड आपने क्रिएट किया हुआ था उसे इस बॉक्स में फिल करेंगे और नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही इस तरीके से डैशबोर्ड आपको दिखाई दे जाएगा। दोस्तों यदि आप पहली बार अपने इस ITR को फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली होती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट अपडेट लिखा हुआ है। तो अभी आपने आईडी पासवर्ड बनाया था, उस समय आपको बैंक अकाउंट नंबर नहीं लगा था। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट अपडेट करना होगा। दोस्तों बैंक अकाउंट अपडेट करने के 10-15 मिनट बाद ही आपको कम से कम इस प्रोसेस को करना चाहिए। जैसे ही आप इस बैंक अकाउंट को अपडेट कर लें उसके बाद हम इनकम टैक्स रिटर्न करने की प्रोसेस को देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों जो इस पोर्टल में आप दिखाई दे रहा है, कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। फॉर्म को भरने से पहले आपको यहाँ पर AIS रिपोर्ट अपनी ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए और साथ ही साथ ई फाइलिंग के अंदर 26AS फॉर्म दिखाई देता है, उसे चेक कर लेना चाहिए। तो चलिए हम इन दोनों को चेक कर लेते हैं और हमें क्या यहाँ पर चेक करना होता है उसे हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम अपनी AIS रिपोर्ट चेक करेंगे, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको एक बार फिर AIS पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको TIS पर क्लिक करना है, टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी पर। दोस्तों जैसे आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर दिखाई दे जाएगा। अभी हम जो असेसमेंट ईयर है 26-27 के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, जिसका फाइनेंशियल ईयर 25-26 है। तो चलिए इस पर क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे। दोस्तों यहाँ पर हम AIS रिपोर्ट चेक करते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जहाँ जहाँ हमारा पैन कार्ड आधार कार्ड लगा होता है और जहाँ जहाँ से हमारी इनकम होती है, जो भी सोर्स ऑफ इनकम है जहाँ हमारा पैन कार्ड लगा हुआ है, यदि आप कोई म्यूचुअल फंड है, ग्रो है, FD है, सेविंग अकाउंट है, उस पर इंटरेस्ट है, कोई भी पैसा यदि आपके खाते में आता है जो आपकी इनकम शो करता है तो वो आपको यहाँ पर आपको दिखाई दे जाता है। जैसे कि यहाँ पर इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 34 रुपये तक का इंटरेस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे जाता है। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं ये सभी हमें अपने इनकम टैक्स के फॉर्म में कंसीडर करनी होती है। अदरवाइज़ हम इसमें में से कोई एक भी चीज़ को यदि हम छोड़ देंगे तो हमारा फॉर्म जो है रिजेक्ट तो नहीं होता है दोस्तों इस पर, लेकिन आपको वेरीफाई नहीं हो पाता है और उसके लिए आपको नोटिफिकेशन आ सकता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर जितनी भी चीज़ें दिखाई देंगी उन सबको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में आपको शो करना रहेगा। अब यहाँ पर एक ख़ास चीज़ और बता दूँ, यदि आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि शेयर मार्केट या तो फिर म्यूचुअल फंड आपने लेके रखा हुआ है और 1 साल से कम इन्वेस्टमेंट में आप उसे एनकैश करा चुके हैं, तो आपको यहाँ पर ITR आप 4 नहीं फिल कर पाएंगे। अब आपको इस ऐसी कंडीशन में यदि आपका शॉर्ट टर्म में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है तो आपको यहाँ पर ITR 3 फाइल करनी होती है। अभी फ़िलहाल हम ITR 4 फिल करेंगे। जिनका शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है वही लोग बस इस फॉर्म को फिल करेंगे दोस्तों, या जिनकी इनकम यहाँ पर शेयर मार्केट से बिल्कुल भी नहीं शो होगी। तो इस TIS रिपोर्ट को हमने चेक कर लिया, यहाँ पर कहीं भी हमारी शेयर मार्केट से इनकम शो नहीं हो रही है। अब हम फिर वापस अपने जो बाजू वाली टैब है इनकम टैक्स वाली, उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम एक बार अपने 26AS फॉर्म को भी देखेंगे। इसके लिए आपको ई फाइलिंग पर क्लिक करना होगा। नीचे कुछ ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही आप इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करते हैं तो कुछ और ऑप्शन आपके सामने इस तरीके से अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पर भी सबसे नीचे AIS आपको चेक करने का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पर भी 26AS फॉर्म दिया हुआ है। तो 26AS पर क्लिक करेंगे। एक्चुअली दोस्तों AIS में और 26AS में लगभग सेम जानकारी होती है, लेकिन हम जो रिटर्न फाइल करते हैं AIS के आधार पर करते हैं क्योंकि AIS में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपकी कलेक्ट होती है। एक बार फिर भी हम 26AS को भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर चेक बॉक्स बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे
अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे व्यू टैक्स क्रेडिट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर असेसमेंट ईयर के डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और जो सबसे ऊपर 26-27 ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। नीचे वाले डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और HTML पर क्लिक करेंगे। इसके बाद व्यू ऑब्लिक डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको SAM AIS की जैसी रिपोर्ट यहाँ पर भी दिखाई दे जाती है। फिलहाल अभी हमें यहाँ पर कोई भी रिपोर्ट नहीं दिखाई दे रही है। 26 AS फॉर्म थोड़ा लेट अपडेट होता है, इसलिए हम AIS रिपोर्ट के आधार पर ही अपने इनकम टैक्स को फिल करते हैं। एक बार फिर अपने पुराने डैशबोर्ड पर वापस चलेंगे इनकम टैक्स वाले सेक्शन पर। अब दोस्तों हम अपने टैक्स वाले पोर्शन पर फिर से वापस आ चुके हैं। इस डैशबोर्ड पर आपको एक बार एक चीज़ और चेक करनी है। यदि आप फर्स्ट टाइम अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सीधे अपना रिटर्न फाइल करने की प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन यदि आप पिछले साल भी रिटर्न फाइल कर चुके हैं और उसी के आधार पर आपको थोड़ी रिटर्न को बढ़ा करके यहाँ पर या घटा करके जैसा भी आपका क्रेडिट है या टर्नओवर उसके हिसाब से आपको जो है रिटर्न फाइल करनी है, तो उसके लिए आपको एक बार प्रीवियस रिटर्न को ज़रूर देख लेना चाहिए। एक बार फिर हम यहाँ पर आते हैं, ई फाइलिंग पर क्लिक करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको व्यू फाइल रिटर्न का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। मतलब जो हम पहले रिटर्न फाइल कर चुके हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। तो एक बार इसे हम देखेंगे। व्यू फाइल रिटर्न पर क्लिक करेंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं उन्हें यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे रिटर्न फाइल करने की प्रोसेस देखेंगे। इस तरीके से आपको पिछले साल की रिटर्न यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। अब यहाँ पर आपको व्यू डिटेल के नीचे आप देखेंगे 3 ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अपने फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही हम इस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे तो 10-12 पेज का ये फॉर्म होती है, PDF होती है। इसे देख करके हम बहुत ही आसानी से अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। चलिए डाउनलोड फॉर्म पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारी रिटर्न डाउनलोड हो चुकी है। अब एक बार हम फिर से अपने पुराने पोर्टल पर चलेंगे जहाँ से हमको रिटर्न फाइल करना है। तो इनकम टैक्स पर क्लिक करेंगे। दोस्तों हम फिर से अपने डैशबोर्ड पर आ चुके हैं और यहाँ पर अब हमको फाइल नाउ का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अब हमारा जो रिटर्न फाइल करने का काम है अब यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसे आप लोग अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे रिज्यूम फाइल का एक ऑप्शन दिखाई देता है। जब आपका फॉर्म आधा फिल हो जाता है और आधा आप बाद में फिल करते हैं तो यहाँ से आप उसे कंटिन्यू करने के लिए रिज्यूम का बटन आपको दिखाई दे जाता है। उस पर क्लिक करके अपने फॉर्म को फिर वहीं से शुरुआत कर सकते हैं जहाँ से आपने छोड़ा हुआ है। तो चलिए अभी फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है ड्रॉप डाउन लिस्ट से। अभी वर्तमान का असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। एक बार फिर स्टार्ट न्यू फिलिंग पर क्लिक करेंगे, इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो हम अभी ITR 4 फिल कर रहे हैं जो कि बिजनेस पर्सन के लिए होता है, वो भी बिना जिनकी पेमेंट शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ना हो, शेयर मार्केट से ना हो, म्यूचुअल फंड से ना हो। तो यहाँ पर हम ITR 4 सेलेक्ट करेंगे प्योर बिजनेस पर्सन के लिए। यदि आपकी म्यूचुअल फंड या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से इनकम है या प्रॉपर्टी सेल से इनकम है तो आपको ITR 3 फिल करना होगा। तो फिलहाल नॉर्मल जो सबसे इजी ITR 4 होती है उसे हम यहाँ पर फिल करेंगे। प्रोसीड विद ITR 4 पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, लेट्स गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। अब यदि आप 2.5 लाख से ऊपर की रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये सभी आपको एक एक करके इन सभी पार्ट को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले सबसे ऊपर जो पार्ट है, पार्ट ए जनरल पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ डाउन यहाँ पर एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करके इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखाई दे जाएगी। अब सीधे कॉन्टैक्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसके सामने एक एडिट बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। वैसे तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको फिल दिखाई देंगी, फिर भी यहाँ पर जिस भी चीज़ में स्टार बना हुआ है वो यदि आपको ब्लैंक या खाली दिखाई दे तो उसे यहाँ पर फिल करेंगे। दोस्तों यहाँ पर यदि कोई भी चीज़ खाली रह जाती है जो कि एस्टिक बनी हुई चीज़ है और वो खाली रह जाती है, जैसे कि यहाँ पर एस्टिक बना हुआ है परमानेंट एड्रेस के लिए, तो आपका जब लास्ट में आप फॉर्म सबमिट करते हैं तब ये यहाँ पर एरर बताता है और फिर हमें एरर ढूंढना पड़ती है कि किस पार्ट में एरर है। अब यहाँ पर आप देखेंगे यदि आपका एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है ताकि ऊपर जो एड्रेस डला हुआ है वही आपका सेम एड्रेस, परमानेंट एड्रेस या सेकेंडरी एड्रेस में भी आपका वो एड्रेस यहाँ पर शो होने लगे। अब नीचे आपको सेव का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे।
इतना करने के बाद आप थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे फॉर्म में, तो आपको यहाँ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिखाई देगा, जिसमें आपको अदर का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ये ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और अदर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये ऑटोमेटिक फिल होकर के आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 139(1). चूँकि हम डेट के पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इसलिए बिफोर ड्यू डेट 139(1) ही आएगा यहाँ पर, तो इस पर क्लिक रहने देंगे। स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ आने पर आपको यहाँ पर A23 नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा, हैव यू फाइल फॉर्म 10 IEA विद इन ड्यू डेट फॉर एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों इसका मतलब मैं ये बता दूं, यदि आपने इससे पहले इनकम टैक्स रिटर्न भरा है और आपने न्यू टैक्स रिजीम छोड़ करके ओल्ड टैक्स रिजीम में गए हैं, तब आपको ये 10 IEA का फॉर्म फिल करना होता है, तभी आप न्यू को छोड़ करके ओल्ड में जा पाते हैं। तो यदि आपने ऐसा कुछ किया है तभी आप इसे यस करेंगे और उस जो फॉर्म आपने फिल किया हुआ था उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। क्योंकि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है तो यहाँ पर हम नॉट एप्लीकेबल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और हाँ दोस्तों, अभी हम जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं ये न्यू टैक्स रिजीम से कर रहे हैं। अब जैसा हमने ऊपर ऑप्शन देखा था वैसा ही सेम ऑप्शन आपको B नंबर पर भी दिखाई देगा, इसे भी हम नो पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यदि आप न्यू रिजीम में रिटर्न फाइल करते हैं और उसके बाद इसे छोड़ करके ओल्ड में जाते हैं तब आप इसे यस करते हैं, तो इस साल भी हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम न्यू रिजीम में ही फॉर्म को फिल करेंगे, इसलिए आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। नीचे की तरफ आएंगे, बैंक डिटेल का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। ऊपर जो रिप्रेजेंटेटिव SSC दिख रहा है ये ऑलरेडी नो है, तो इसे नो ही रहने देंगे। हम किसी रिप्रेजेंटेटिव से अपना ITR फिल नहीं करा रहे हैं, ये हम स्वयं सेल्फ के द्वारा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बैंक डिटेल पर क्लिक करेंगे। क्योंकि हमने पहले ही अपना खाता जोड़ लिया था तो सॉरी दोस्तों, पहले ही हम अपना अकाउंट जो है इसमें ऐड कर चुके थे, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ध्यान रखें कि यहाँ पर वैलिडेटेड लिखा होना चाहिए, तभी आप अपने फॉर्म को फिल कर पाएंगे। यदि वैलिडेटेड नहीं है तो एक बार फिर इसे 3 डॉट पर जा कर के वैलिडेट करेंगे। कुछ ना कुछ मिस्टेक है जिसके कारण से ये वैलिडेट नहीं हो रहा है, तो वैसे तो एक ही बार में वैलिडेट हो जाता है। इसके बाद नीचे देखेंगे नॉमिनेटेड फॉर रिफंड। यदि आप कोई रिफंड चाहते हैं जो कि आपका TDS कट चुका है तो इसी अकाउंट में चाहते हैं, तो इस बटन को इस तरीके से ब्लू करेंगे, इसे सर्किल को खिसका करके इस तरफ लाएंगे ताकि ये ब्लू हो जाए। अब नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर कन्फर्म बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से दोस्तों हमारे यहाँ पर पार्ट 1 जो है कंप्लीट होता है। इस तरीके से राइट का निशान और कन्फर्म करके लिख करके आ जाएगा। अब हमें सेकंड पार्ट कंप्लीट करना है। फर्स्ट पार्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट था, सेकंड पार्ट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मैंडेटरी है। यहाँ पर हम अपनी इनकम की डिटेल फिल करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देख रखते हैं पहले से यहाँ पर तो 34 रुपये कुछ अमाउंट आपके मैं ही बता सकता है, जो कि AIS से उठाया हुआ रहता है। यदि ऐसा शो होता तो ये बहुत अच्छी बात है, हमें फिल नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है आपका अमाउंट सही जगह पर पहुँच जाता। चलिए क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन लिखा हुआ है, तो बिजनेस तो आप फिल कर ही सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप किसी प्रोफेशन में है जैसे कि डॉक्टर, नर्सिंग या सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो भी आप यहाँ पर इस फॉर्म को ही ITR 4 को ही फिल करेंगे। तो चलिए एडिट बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब हम अपनी बिजनेस की इनकम या प्रोफेशनल की इनकम को फिल करने के पोर्शन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है ये बिजनेस की रिटर्न फाइल करने के लिए, नीचे आपको यदि इनकम कोई शो करनी है तो प्रोफेशन की, यदि जैसे कि आप कोई डॉक्टर हैं, लीगल एडवाइज़र हैं, एडवोकेट हैं या कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं, सिर्फ आप यहाँ पर सर्विस बेचते हैं, आप अपनी सेवा देते हैं, कोई सामान नहीं बेचते, तो आप प्रोफेशनल का रिटर्न फाइल करते हैं। और यदि आप कोई सामान बेचते हैं, उसका लेन देन करते हैं, तो यहाँ पर आपको अंडर सेक्शन 44AD बिजनेस की रिटर्न फाइल करनी होती है। डॉक्टर्स वगैरह जो हैं, लीगल एडवाइज़र 44AD को फिल करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर बिजनेस रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इसलिए हम इस पर क्लिक करेंगे। बिजनेस की रिटर्न फाइल करने के लिए आपको यहाँ पर 44AD वाला जो ऑप्शन है, इस पर इसे हम फिल करेंगे। तो इसके लिए आपको नीचे शो डिटेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों शो डिटेल पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर ब्लैंक डिटेल दिखाई दे सकती है, कुछ डिटेल भी दिखाई दे सकती है, जैसे कि आपके बिजनेस का नाम और किस कोड में आपका ये बिज़नेस है। जो भी बिज़नेस है सभी के कुछ ना कुछ कोड हैं, तो वो आपको यहाँ पर फिल करना होता है। यदि आप पिछले साल रिटर्न फाइल कर चुके हैं तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आपको पहले से दिखाई देगा। लेकिन यदि आप पहली बार इस रिटर्न को फाइल कर रहे हैं, बिजनेस रिटर्न को, तो आपको यहाँ पर अपने बिजनेस की डिटेल को ऐड करना होगा। तो ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे और इसे ऐड करेंगे। ऐड बिजनेस करते ही आपको यहाँ पर अपने बिजनेस का नाम, दुकान का नाम या जो भी आपका नाम वो आपको यहाँ पर देना होगा।
तो अपने बिजनेस का जो भी नाम है उसे इस बॉक्स में फिल करेंगे। वो बिजनेस किस कोड से रिलेटेड है, तो यहाँ पर कोड और उसके साथ साथ कोड के साथ साथ बाजू में आपको किस टाइप का बिजनेस है, ये बहुत लंबी लिस्ट है। ये एरो को आप नीचे करते जाएंगे तो इस लिस्ट में से आपका बिजनेस जिस भी कैटेगरी में आता होगा, अदर के भी ऑप्शन है तो सुटेबल अदर का ऑप्शन भी अगर सिलेक्ट करेंगे तो बहुत सारे अदर के ऑप्शन होते हैं। जैसे अभी ये मैन्युफैक्चरिंग का चल रहा है तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग का एक अदर होगा, सर्विस का चलेगा तो उसमें सर्विस का अदर होगा। इस तरीके से आपको सिलेक्ट कर लेना है। बिजनेस का नाम लिखेंगे, बिजनेस कोड सिलेक्ट करेंगे। डिस्क्रिप्शन में को आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं या यहाँ पर अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी एक रिमार्क लिख सकते हैं और इसके बाद आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे। बस इतना ही करना होता है। अब स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये पूरे वीडियो का, यहाँ पर हम अपनी इनकम शो करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक अकाउंट पे चेक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो पेमेंट आपके खाते में आई है बिजनेस की, और दूसरा आपका कैश। तो दोस्तों जो भी आपके खाते में फ़ोन पे, गूगल पे, अकाउंट पे, ये सब से जो भी पेमेंट आती है उसे आपको अच्छे से चेक कर लेना है और उसका अमाउंट जो पूरा है आपको ऊपर वाले बॉक्स में लिखना है। और जो कैश में आपको आपके खाते में जो कैश में पैसे आते हैं, इन हैंड आप कैश लेते हैं, उसे आपको नीचे वाले बॉक्स में फिल करना है। क्योंकि दोस्तों ITR 4 में बुक्स एंड अकाउंट हम रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो भी आप अमाउंट फिल करेंगे उसका मिनिमम 8% आपको ये शो करना होगा कि जो आप भी यहाँ पर अमाउंट फिल कर रहे हैं उसका मिनिमम 8% आपका प्रॉफिट है। यदि आप यहाँ पर 1 लाख रुपए लिखते हैं तो यहाँ पर उसका 8% जो होता है 8,000 रुपये आपकी इनकम होती है। तो इस तरीके से यदि आप 10 लाख लिखते हैं तो यहाँ पर 80,000 आपकी इनकम होती है। मिनिमम अमाउंट जो है 80,000 है। आप चाहे तो इसे बढ़ा करके 8% आपको मिनिमम लिखना ही होगा यदि आप कैश में रिसीव कर रहे हैं। और यदि आप अकाउंट पे चेक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेमेंट रिसीव करते हैं तो उसको मिनिमम आप 6% आपको अपना जो है यहाँ पर अर्निंग बतानी पड़ेगी कि यदि आपने 100 रुपये लिए हैं तो 6 रुपये आपका उसमें प्रॉफिट है, बाकी का जो है वो बिजनेस का खर्चा है। इसी प्रकार यहाँ पर आप जब कैश पेमेंट लेते हैं तो यहाँ पर आपको 100 रुपये पर 8 रुपये आपको इनकम यहाँ पर शो करनी होती है। तो ये दोनों अमाउंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे से फिल करने हैं। जिन लोगों ने पिछले साल रिटर्न फाइल की हुई है उसे हमने PDF निकाल करके रखी हुई थी जो कि 10-12 पेज की थी। चलिए उसे ओपन करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि ये हमारी पिछले साल की रिटर्न है और जो न्यू है, जो अभी फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, वो भी अभी यहाँ पर समझ जाएंगे कि कैसे उनको रिटर्न अपनी फाइल करनी है। तो हम पिछले साल का देख लेते हैं कि 4,19,000 यहाँ पर प्रॉफिट बताया गया है पिछले साल की रिटर्न में। और अब जो है इस बार 10-20 हज़ार जो है इनकम बढ़ गई है, तो 4.5 लाख लगभग इनकम हो गई है। तो चलिए स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे और उसी सेक्शन पर आएंगे जो कि 6वें-7वें पेज पर हमें मिलेगी बिजनेस एंड प्रोफेशन वाली इनकम। तो ये है हमारे पिछले साल की बिजनेस की इनकम, सेक्शन 44 AD। यहाँ पर आपके बिजनेस का नाम दिखाई दे रहा है, ऐसा ही पिछले साल की रिटर्न में जो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो पिछले साल डाला गया था कोई भी रिसिप्ट नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कोई भी नहीं थी, 0 थी। जितना भी डीलिंग थी पूरी कैश में थी। कैश में 8,95,000 लिए गए थे और उस कैश के माध्यम जो आपकी A नंबर पे पेमेंट आप यहाँ पर डालते हैं उसका आपको उसकी जो पेमेंट है, उसकी जो इनकम है, आपको यहाँ पर नीचे जो A नंबर है उस पर करनी होती है। और जो कैश B नंबर की जो पेमेंट, जो इनकम जो आप ट्रांजैक्शन यहाँ पर डालते हैं उसकी जो इनकम आप शो करते हैं यहाँ नीचे B 8% वाले पे करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 8,95,000 ऊपर यहाँ पर जो है रिसिप्ट है और इसकी जो इनकम है 4,19,000 यहाँ पर बताई गई है। मतलब 40% के लगभग इनकम यहाँ पर बताई गई है। तो दोस्तों यदि आपको मिनिमम 8% तो बतानी ही होती है। यदि आपका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है तो आप यहाँ पर 8% ही बताएंगे। अदरवाइज़ आपका जो ज़्यादा टर्नओवर है और ज़्यादा इनकम है तो आप यहाँ पर ज़्यादा भी इनकम अपनी बता सकते हैं। लेकिन 8% से कम इनकम आप यहाँ पर नहीं शो कर सकते। 8% से कम इनकम शो करने पर आपको बुक्स एंड अकाउंट रजिस्टर मेंटेन करना होता है। तो चलिए हम अपने फॉर्म में वापस चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने रिसिप्ट लिख दी है। टोटल साल भर में जो रिसिप्ट हुई है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की रिसिप्ट आपको यहाँ पर फिल करनी।
उसके बाद जो भी खर्चे लगते हैं उस खर्चों को काट करके जो आपका इनकम बचती है वो हम यहाँ नीचे वाले बॉक्स में फिल करते हैं। यदि आपने कोई इनकम यहाँ पर, आपकी रिसिप्ट यहाँ पर है, तो उसकी इनकम यहाँ पर, और जो यहाँ पर रिसिप्ट है कैश वाली रिसिप्ट, उसकी इनकम नीचे यहाँ पर दिखाई दे आपको फिल करनी होगी। इस तरीके से इन दोनों बॉक्स की जो इनकम है वो टोटल आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। तो इतना करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे आपको यहाँ पर आपकी इनकम शो करनी है। स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे और एक बार फिर आपको यहाँ पर टोटल जो आपकी इनकम दिखाई दे रही है वो दिखाई देगी। इसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। इस तरीके से आपको आपकी इनकम यहाँ पर एक बार फिर दिखाई देगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी लिखा हुआ है, तो हमारी सैलरी से कोई भी इनकम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे। और यदि आपकी कोई सैलरी से इनकम है तो आप एडिट पर क्लिक करके अपनी सैलरी की इनकम को यहाँ पर जोड़ेंगे। स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे। अब यहाँ पर आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दिखाई दे रहा है। AIS में यदि आपको FD से इनकम या फिर सेविंग अकाउंट से इनकम दिखाई दे रही है और वही अमाउंट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यदि नहीं दिखाई देता है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, और आपको जो AIS में इनकम दिखाई दे रही है उसे आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो चलिए एक बार उसे भी देख लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर सेविंग बैंक अकाउंट या तो फिर आपका FD से इनकम, ये आपके ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। तो उसके सामने आपको ये अमाउंट फिल कर देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे और कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों ITR फिल करने के लिए दो ऊपर के दो पोर्शन ही सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों समझ में आए होंगे। अब बाकी नीचे के जो पार्ट हैं बिल्कुल ईजी हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे थर्ड पार्ट को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर आपको डिस्क्लोजर ऑफ एग्जाम्प्ट इनकम, तो हमारी जो भी एग्जाम्प्ट इनकम है वो हम शो करेंगे। चूँकि हम ITR 1 फाइल कर रहे हैं तो हम किसी भी प्रकार का एग्जाम्पशन यहाँ पर नहीं ले सकते। तो सीधे क्लिक करेंगे इस एरो पर और जितने भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं सबको छोड़ेंगे और नीचे की तरफ आकर के कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से हमारा थर्ड पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। दोस्तों यदि हम ओल्ड रिजीम से रिटर्न को फाइल करते होते तो एग्जाम्पशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जहाँ पर हमें 80C की छूटें भरनी होती हैं। तो अभी हम फिलहाल न्यू रिजीम पर फिल कर रहे हैं, इसलिए हमें कोई भी एग्जाम्पशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर LTUG 112A जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान है, यदि आपका लॉन्ग टर्म से कोई इन्वेस्टमेंट है और उसमें आपको कोई इनकम है तो आपको इधर पर शो करना होगा। तो चलिए क्लिक करेंगे इस पार्ट पर। अब दोस्तों यदि आपका कोई म्यूचुअल फंड है, आपने जितने में अमाउंट में उसे ख़रीदा हुआ था वो आपको नीचे वाले बॉक्स में फिल करना होता है, और जितने में आपने उसे बेचा हुआ है उसे ऊपर वाले बॉक्स में फिल करते हैं। जो भी आपका बेनिफिट है नीचे आपको यहाँ दिखाई दे जाता है और कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे। क्योंकि हमारा कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है इसलिए हम इसे ऐसा ही ब्लैंक छोड़ेंगे और कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे। याद रखें दोस्तों, यहाँ पर शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म की इनकम को आप यहाँ पर नहीं शो कर सकते, और साथ ही साथ 1.25 लाख से ज़्यादा की इनकम भी आप यहाँ पर शो नहीं कर सकते। कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे। यदि आपकी इनकम ज़्यादा है या शॉर्ट टर्म में आपका प्रॉफिट है तो आपको ITR 3 फाइल करना होगा। चलिए कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से हमारा 112A भी कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं डिडक्शन पर। डिडक्शन मतलब दोस्तों यदि आपका किसी कंपनी से या किसी भी आप जो भी बिजनेस करते हैं किसी कंपनी के साथ मिल कर के करते हैं तो वहाँ से यदि TDS काट लिया जाता है तो आप उसे कैसे रिफंड लेंगे उसे आप हम इस बॉक्स में फिल करते हैं। तो चलिए क्लिक करेंगे इस एरो पर। ये भी हमारा डिडक्शन वाला पार्ट था। सॉरी दोस्तों, अब यहाँ पर हम अपना डिडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। क्योंकि अभी मैंने जो ऊपर बताया था एग्जाम्प्ट इनकम, ये जो है खेती किसानी से जो इनकम होती है 5000 से ज़्यादा आप उसे फिल नहीं कर सकते, तो एग्जाम्प्ट इनकम हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर नीचे आप देखेंगे यदि आपकी 5000 से ज़्यादा एग्जाम्प्ट इनकम होती है तो आपको ITR 3 फाइल करना होता है। डिडक्शन हमें नीचे वाले पार्ट में फिल करना होता है। यहाँ पर चूँकि हम न्यू रिजीम में जा रहे हैं तो डिडक्शन को फिल करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। यदि ओल्ड रिजीम में हम जाते तो यहाँ पर हमें डिडक्शन फिल करने होते हैं। चलिए इसे हम कंप्लीट करेंगे। एक बार फिर इस पर क्लिक करेंगे। कोई डिडक्शन नहीं है, हम सीधे नीचे की तरफ आ गए हैं और यहाँ पर आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर टैक्स पेड वाले सेक्शन पर आ चुके हैं। दोस्तों जैसा मैंने ऊपर अभी बताया हुआ था कि आपका किसी कंपनी से या कहीं से टैक्स कट चुका है किसी बिजनेस में, यदि आप किसी कंपनी के साथ काम करते हैं और उसने आपको पेमेंट देते समय आपका कोई टैक्स काट लिया है, कोई TDS काट लिया, तो हम यहाँ पर उसे रिफ़ंड ले सकते हैं। तो ये लेकिन आप
लेकिन दोस्तों टैक्स रिफंड लेने के लिए आपको उसे AIS में दिखना ज़रूरी है। यदि आपका AIS में ये टैक्स कटा हुआ नहीं दिखाई देता है तो आप यहाँ पर उसे फिल करना उचित नहीं है जब तक आप उसे AIS में ना दिखने लगे, या तो फिर आपके पास कोई प्रूफ हो, एम्प्लॉयर का टैन नंबर हो और कितना अमाउंट काटा गया है बैंक में आपका उसके पास जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एंट्री करके उस टैक्स को रिफंड ले सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर इस पर क्लिक करेंगे। अब यदि आपका सैलरी से कोई TDS कटता है तो ऊपर उसकी एंट्री आपको ऑलरेडी दिखाई दे जाती है, और नहीं दिखाई देती तो इस पर क्लिक करके आप एंट्री करते हैं। और बिजनेस से कोई आपका टैक्स कटा हुआ है तो आपको रिफंड लेना है, तो इस पर क्लिक करके आप उसका रिफंड लेते हैं। AIS में दिखने पर यहाँ पर भी आपको ऑटो फिल होकर के वो चीज़ दिखाई देती है। फिलहाल हमारा कोई भी TDS नहीं कटा हुआ, स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर इसे कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब हम अपने सबसे आखिरी वाले पार्ट पर आ चुके हैं, टैक्स लायबिलिटी। इस पर क्लिक करेंगे। अब चूँकि हमारी जो इनकम हमने शो की है वो टैक्स के दायरे में नहीं आती, हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म पर क्लिक करते ही आपका ये पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपके सारे पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर वेरिफिकेशन करना होगा, तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। एक बार फिर नीचे की तरफ आएंगे और प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक करेंगे। अब जो चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है आपके नाम के सामने, इस पर क्लिक करेंगे। आपका प्लेस फिल करेंगे, आप अपने डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर फिल कर सकते हैं, तहसील फिल कर सकते हैं, और नीचे की तरफ आएंगे और प्रोसीड टू वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से वैलिडेशन सक्सेसफुल का आपको मैसेज दिखाई दे जाएगा। यदि कोई एरर आती है तो आपको वो एरर भी यहाँ पर दिखाई देगी, उस एरर को आप दूर करेंगे, फिर से वैलिडेट करेंगे। इतना करने के बाद प्रीव्यू बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, प्रीव्यू चेक करेंगे और एक बार फिर नीचे की तरफ आएंगे, प्रोसीड टू वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन पर क्लिक करें, ई-वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। जनरेट आधार OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। आई एग्री वाले चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, जनरेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे। जो भी OTP आया हुआ है दिए गए बॉक्स में फिल करेंगे, वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। अब फाइनल सबमिट करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। आपका ITR फाइल सक्सेसफुली फाइल कर दिया गया है, प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। ITR की रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट जानकारी। दोस्तों बहुत बड़ी मेहनत से ये वीडियो बना हुआ है। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी ऐसा लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर कमेंट्स करें, या फिर कोई ऐसी जानकारी आप चाहते हैं जो कि आपको नहीं समझ में आई हो तो मुझसे शेयर करें। मेरे पास यदि उस चीज़ की जानकारी होगी तो मैं आप लोगों के साथ उसे शेयर करूँगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे इसी प्रकार की किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।